गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र क्लास स्टूडेंट्स। सभी डिक्टेशन इम्पोर्टेंट हैं, कृपया आप इन्हें 2 या 3 बार अवश्य करें। चलो शुरू करते हैं आज के डिक्टेशन। शुरू। आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर झारखंड की कल्पना महिला सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। झारखंड जैसे राज्यों में तो विकास की कल्पना महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। खेती, पशुपालन से लेकर लघु कुटीर उद्योग व्यवसाय, हर जगह महिलाएं अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से योगदान दे रही है। सखी मंडल से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का राज्य सरकार का हालिया प्रयास भी निश्चित तौर पर सराहनीय है। हमारे राज्य की महिलाओं को यदि सही दिशा व सहयोग मिले तो वे बहुत कुछ कर सकती हैं। 2 साल पूर्व राज्य की महिलाओं ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत रानी मिस्त्री के तौर पर काम किया। इससे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिली। अब सखी मंडल की महिलाएं कुटीर उद्योग व छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़ अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। राज्य की 2.54 लाख सखी मंडलों से करीब 32 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। ग्रामीण विकास विभाग इन महिलाओं के समूह को अपनी एजेंसी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से सहयोग कर रही है। बैंकों के क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से इन्हें व्यवसाय के लिए ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिससे काफ़ी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए JSLPS ने फ्लास ब्रांड से उत्पाद भी बाजार में उतारे हैं। इन शुद्ध व देशज उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी होंगे। महिला किसानों के सशक्तिकरण के प्रयास भी रंग ला रहे हैं। ग्रामीण सेवा केंद्र से जुड़कर करीब 12,000 ग्रामीण महिलाएं रेशम लाह, पशुपालन, इमली, धागा उत्पादन एवं उन्नत खेती से अपनी आजीविका सशक्त कर रही हैं। सरकार की मदद और महिलाओं के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सूरत बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ये कोशिशें जारी रहीं तो झारखंड को पलायन जैसी समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। पैरा। प्रदेश में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों का अभी तक विस्थापन न हो पाना चिंताजनक है। जिस तरह से प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं कहर बरपाती रहती हैं, उससे इन गांवों को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। चमोली में आई आपदा के बाद से तो इस दिशा में गंभीर पहल शुरू किए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल प्रदेश में इस समय 395 से अधिक गांव आपदा के प्रति संवेदनशील है। इन गांवों पर खतरा सबसे अधिक है। आपदा आने की सूरत में यहां जान माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश सरकार ने इन गांवों की पहचान के दौरान यह कहा था कि जल्द ही इन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा वर्ष 2011 में पुनर्वास नीति भी बनाई गई। इस नीति में यह स्पष्ट किया गया था कि पुनर्वास किए जाने वाले गांवों को किस तरह विस्थापित किया जाएगा
और इन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। इस नीति के बनने के बाद इन गांवों को विस्थापित करने के लिए भूमि की तलाश शुरू की गई। पैरा, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए जा रहे बांधों पर उंगलियां शुरू से ही उठाई जाती रही हैं। टिहरी पर बने बांध को रोकने के लिए तो लंबा अभियान चला था। पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिक भी हिदायतें देते रहे हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल धारा बाधित हुई तो गंगा तो प्रदूषित होगी ही, हिमालय का भी पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा सकता है। लेकिन औद्योगिक प्रौद्योगिक विकास के लिए इन्हें नज़रअंदाज किया गया। अब केदारनाथ दुर्घटना के 7 साल बाद एक बार फिर उत्तराखंड तबाही का सामना करने को देश विवश है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस बिंदु पर चिंता जता चुका है। केंद्र सरकार के अधीन जल संसाधन मंत्रालय 2016 में न्यायालय से कह चुका है कि अब यहाँ यदि कोई नई विद्युत परियोजना बनती है तो पर्यावरण के लिए खतरा साबित होगी। दरअसल 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी के बाद एक याचिका की सुनवाई करते हुए 24 निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला आज भी विचाराधीन है। बावजूद उत्तराखंड में बिजली के लिए जल के दोहन का सिलसिला जारी है। दरअसल उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर 1,30,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ऋषि गंगा परियोजना का कार्य भी 95% पूरा हो चुका था, लेकिन इस हादसे ने 150 लोगों के प्राण तो लीले ही संयंत्र को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों को काटने के बाद पहाड़ों को निर्ममता से छलनी किया जाता है और नदियों पर बांध निर्माण के लिए बुनियाद हेतु गहरे गड्ढे खोदकर खंभे व दीवारें खड़े किए जाते हैं। इनकी खुदाई में ड्रिल मशीनों से जो कंपन होता है वह पहाड़ की परतों की दरारों को खाली कर देता है और पेड़ों की जड़ों से जो पहाड़ गूंथे होते हैं उनकी पकड़ भी इस कंपन से ढीली पड़ जाती है। नतीजतन पहाड़ों के ढहने और हिमखंडों के टूटने की घटनाएं नंदा देवी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं। इसीलिए ऋषि गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी गंगा के जल अधिग्रहण क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं नदियों का पानी गौमुख से निकलकर गंगा की धारा को निरंतर बनाए रखता है। ऋषि गंगा पर बन रहा संयंत्र रन ऑफ रिवर पद्धति पर आधारित था, अर्थात यहाँ बिजली बनाने के लिए बांध तो नहीं बनाया गया था, लेकिन परियोजना को निर्मित करने के लिए नदी की धारा में मजबूत आधार स्तंभ बनाए गए थे। इन पर टावर खड़े कर विद्युत निर्माण के यंत्र स्थापित कर दिए गए थे। ऐसे में यह समूची परियोजना हिमखंड के टूटने से जो पानी का तेज प्रवाह हुआ उससे क्षतिग्रस्त हो गई। यह संयंत्र जिस जगह पर बन रहा था वहाँ दोनों किनारों पर संकरी घाटियाँ हैं। इस कारण पानी का वेग अधिक था, जिसे आधार स्तंभ झेल नहीं पाए और संयंत्र बर्बाद हो गया।
यह पानी आगे चलकर विष्णु गंगा तपोवन परियोजना तक पहुंचा तो वहां पहले से ही बने बांध में पानी भरा हुआ था। नतीजतन बांध की क्षमता से अधिक पानी हो गया और बांध टूट गया था। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन को 2-3 बार अवश्य करें।